नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय दक्षता। एनबी न्यूज की खास पेशकश अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों की ओर। तो बात कर ले तो उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है और लगातार बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कि बागडोर संभाल रहे थे और धामी के लिए वोट मांग रहे थे। और इसी कड़ी में पुष्कर सिंह धामी भी चंपावत के लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं और छोटी छोटी सभाएं कर उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुझे भी याद आ रहा है, मैं भी सुना देता हूँ सुनाई। कहते नजरें बदल दीजिए नजारे बदल जाएंगे। नजरें बदल दीजिए नजारे बदल जाएंगे, खुद को बदल दीजिए सितारे बदल जाएंगे। कहते हैं नजरें बदल दीजिए नजारे बदल जाएंगे, खुद को बदल दीजिए सितारे बदल जाएंगे। अरे कश्ती बदलने से क्या फायदा, अरे कश्ती बदलने से क्या फायदा, दिशा बदल दीजिए किनारे बदल जाएंगे। इस क्षेत्र के सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं इस क्षेत्र में और इतनी शाम को आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, आप सबकी इतनी संख्या देखकर मैं बिल्कुल आश्वस्त हो गया हूं कि इस पूरे 3 के 3 वोटों से, नाई गोट के तीनों बूथों से, गोरा गोट के तीनों बूथों से, यहाँ के बूथों से एक तरफा जो है आप सब लोग कमल खिलाने वाले हैं। भाइयों बहनों, अभी कैलाशदा ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बोल दी और इन्होंने सब बताया किन किन परिस्थितियों में यहाँ आना होगा। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यहाँ के गोट के और खत्तों के बारे में आज मैं आपसे पूछते हुए आ रहा था। अभी हम लोग थपलियाल खेड़ा गए थे, अभी आपके बीच में गोरा गोट में आए, मैं सैलानी गोट के बारे में पूछ रहा था। इसी तरीके से हमारे वहां बगल में भी, वहां हमारा रसना गोट है, हमारा पतला गोट है, दुगाड़ी गोट है, बिरिया मझोला गोट है, पंद्रावत बस्ती है। मैं सारे गोट और पत्तों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। मैं भी कैलाशदा से कह रहा था, मैंने थपलियाल खेड़ा में कहा कि जो लोग भी गोट और खत्तों में बैठे हैं, अपने जीवन के आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, तो वहीं टनकपुर की बात कर लें तो टनकपुर में जनसभा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 31 मई का दिन हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए उत्सव का दिन होना चाहिए। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान होगा, तो आपको कमल का बटन इतना दबाना है कि शाम तक वो बटन अंदर चला जाए और 3 तारीख को जब ईवीएम खुले तो उसमें से कमल की लड़ियां लग जाएं। मुझे यहाँ से चुनाव में आने के लिए जिस प्रकार की एक हट पकड़ ली थी, और मेरा भी मन था, क्योंकि मैं बचपन से मां पूर्णागिरी आता रहा हूँ, इसी शारदा मैया के किनारे, महाराज जी की शारदा मैया के बारे में मैं गंगा जी के कार्यक्रम में उल्लेख कर रहा था। ये वही शारदा मैया है जिसके बारे में एक और कार्यक्रम में मैंने महाराज जी को बताया था वहां हरिद्वार में, कि दिन में 12 बजे जब स्कूल से आने के बाद, जब प्राइमरी पाठशाला में हम पढ़ते थे, पूरे दिन भर मां शारदा में गोता लगाते थे, आधा घंटे पानी के अंदर रहते थे, उसके बाद फिर बाहर आते थे। बाहर आने के बाद रेत पोत में उलट पुलट होने के बाद आधा घंटा जब गर्म हो जाता था, फिर से शारदा मैया में गोता लगाते थे। ऐसा एक बार नहीं, निरंतरता से कम 5 घंटे प्रत्येक दिन करता था मैं पूरे साथियों के साथ। अभी जीतेंगे तब जब आप सब लोग जाएंगे, नहीं तो एक बाबा जी ने एक बार एक भंडारा किया और उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से एक लोटे में दूध लेके आना, और उस दूध से जो है भंडारे का प्रसाद बनेगा, खीर बनेगी। और क्या हुआ, एक ने सोचा, मन में विचार आया
कि अरे सब तो दूध लेके जाने वाले हैं और मैं पानी लेके चला जाता हूं। एक के मन में नहीं आया, ये विचार सबके मन में आ गया। और जब जो है उसका ढक्कन खोला गया, महाराज जी ने कहा कि जो है बाबा जी ने कि ये खीर बनाने के लिए दूध लाओ। जब ढक्कन खोला गया तो देखा तो उसमें पानी पानी निकला। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आप लोग सोचोगे कि अरे भाई सब तो वोट देने जा ही रहे, धामी जी इस बार जीत ही रहे, तो पता लगा कि सभी लोग घर में रह गए और वोटिंग प्रतिशत ही बहुत कम हो गई। ये 2 तारीख, ये 31 मई का जो दिन है, ये दिन हमारे पूरे विधानसभा के लिए ये एक उत्सव का दिन होना चाहिए। और प्रातःकाल 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वोटिंग होगी। तो आप लोग कमल के फूल वाला बटन इतना दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए कि दबाते 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 शाम होने तक वो बटन ही हमारा अंदर चला जाए। तो यहाँ चंपावत विधानसभा के तराई क्षेत्र टनकपुर में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जोरदार और भव्य स्वागत हुआ। और आपको बता दें कि आदित्यनाथ आज सुबह अपने चौपर से टनकपुर के स्टेडियम मैदान में पहुंचे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य वर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ अपने चुनावी रथ पर सवार होते हुए एक रोड शो किया। रोड शो टनकपुर स्टेडियम से लेकर टनकपुर शहर में घूमते हुए टनकपुर के गांधी मैदान में पहुंचा, जहां पहुंचने के बाद बेसब्री से जनता की तरफ से बुलडोजर बाबा का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही सीएम आदित्यनाथ गांधी मैदान में पहुंचे, वहां इंतजार कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक अलग ही जोश उमंग देखने को मिली और योगी आदित्यनाथ ने चंपावत के सम्मानित जनता से पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में वोट डालने की अपील की और साथ ही पुष्कर सिंह धामी को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील की है। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के टनकपुर दौरे को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आज से पहले इतना भव्य स्वागत और चंपावत के द्वारा इतना प्यार स्नेह किसी और कार्यक्रम में नहीं मिला। भाइयों बहनों, चंपावत का अपना पौराणिक इतिहास है। कहते हैं कि भगवान विष्णु का कुर्म अवतार इसी क्षेत्र में हुआ था। इस क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने अपना एक विशेष लगाव रखा था और इस क्षेत्र के प्रति युग दृष्टा संत स्वामी विवेकानंद की विशेष दृष्टि इस क्षेत्र पे थी। और अगर ये देवभूमि नहीं तो फिर कैसे मां पूर्णागिरि का धाम यहां पर है, गोलोजी महाराज का धाम यहां पर है, बाबा गोरखनाथ का धाम यहां पर है और न जाने कितने ऐसे धाम मां सरस्वती के रूप में मां शारदा की कृपा यहां पे साक्षात बरसती भी दिखाई देती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं इस देवभूमि में जन्म लेकर के आप सबको यहां के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। देश जवान यहां की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपनी मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है बल्कि अन्नदाता किसानों को। जिस प्रकार का उपचुनाव में यहाँ मैं कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहा हूँ, जनता में बहुत उमंग, एक उल्लास का वातावरण देख रहा हूँ। और आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी का भी यहाँ उद्बोधन हुआ, उनका मार्गदर्शन मिला और जनता में उनके आने के बाद एक अजीब सा उत्साह में देख रहा था। तो मैं कह सकता हूँ जिस तरह से हमारे माननीय धामी साहब जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही कर्मठशील मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव तो जीत ही रहे हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कितने बड़े अंतर से जीत रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाला जो 31 तारीख है, जिस तरह से जनता ने धामी जी को हाथों हाथ लिया है, माननीय योगी जी की बातों का हाथों हाथ लिया है और कार्यकर्ता जिस तरह से हमारे यहाँ जुटे हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता भी यहाँ आके जनता से अपील कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो महसूस कर रहा हूँ कि कांग्रेस सरेंडर कर चुकी है, कहीं कोई वातावरण उनका दिख नहीं रहा है,
लेकिन ऐसा लगता है कि जो 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो उसमें सिर्फ कमल ही दिखाई देगा, यानी कि सभी की जमानतें जब्त होंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय धामी साहब बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। और मैं एक बात कह रहा हूँ, वो कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं और कल भी मुख्यमंत्री रहे। तो चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 तारीख को वोटिंग होनी है और जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए समर्थन जुटाने और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जनता को रूबरू कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चंपावत पहुंचे, जहाँ उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जनता से वोट मांगे। इस दौरान एक रोड शो भी निकाला गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा चंपावत विधानसभा सीट से प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी रोड शो में शामिल रहे। तो वहीं आपको बता दें कि हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी जीत का दावा किया है। योगी आदित्यनाथ का टनकपुर का भाषण मैं बताती हूँ कैसे। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि चंपावत की जनता के जो रोजगार के सपने हैं वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। ये छठा साल है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार को। प्रदेश के रोजगार तो सपने पूरे हो नहीं पाए और चंपावत की जनता के रोजगार के सपने पूरे करने चले हैं आप लोग। वही उन्होंने कहा कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आना चाहिए, पर न पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आ रहा है, उसी पानी से बिजली बनती है। और आज बिजली कटौती से सबसे ज़्यादा उत्तराखंड आहत हो रहा है या जूझ रहा है। उत्तराखंड वासियों को इतनी महंगी बिजली के बावजूद बिजली पूरे समय पर नहीं मिल पा रही है। वहीं पहाड़ की जवानी का क्या हाल है, ये मुख्यमंत्री धामी ने जब पढ़ने लिखने की उम्र में, कच्ची उम्र में एक बच्चे के ठेले पर जाकर भुट्टा खाया तो वहाँ आईना देखने को मिला। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि आज पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बताएं योगी आदित्यनाथ कि कौन सी नई ऊंचाई हम छू रहे हैं। शहरी बेरोजगारी में नंबर 1 के पायदान पर CMIE की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड है। कुपोषण में, भुखमरी में, कहीं ना कहीं महंगाई में हम देश की औसत महंगाई से ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। तो कौन से नए आयाम की बात कर रहे हैं आप लोग। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और वो इसी तरह का कुछ भाषण देंगे, उसकी ही हमें अपेक्षा थी। एक सन्यासी के मुंह से जब हम इस तरह के झूठ सुनते हैं तो मन बहुत आहत होता है और सब कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन ऐसे ही नहीं है। हम हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं, मजाक नहीं करते। कांग्रेस ने हर चुनाव को मजाक में लेना शुरू कर दिया, जनता ने कांग्रेस को मजाक में लेना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इस जीत को ऐतिहासिक जीत बनाना चाहती है और आज इस ऐतिहासिक जीत में 4 चांद लगाने युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जीत ऐतिहासिक जीत होगी, उत्तराखंड के चुनाव की सबसे बड़ी जीत होगी। और जिन लोगों को अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का बहाना ढूंढने के लिए भी मुद्दे चाहिए होते हैं, वो सिर्फ बहाना ढूंढेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि उनका कोई बड़ा नेता यहाँ क्यों नहीं आया है, उनके यहाँ के नेता, स्टेट के नेता भी चुनाव से दूर क्यों हैं, क्यों दूरी बनाई हुई है। क्योंकि सब जानते हैं कि चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है और युवा मुख्यमंत्री ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में हमने समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति के गठन पर 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दिया और चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था और चुनाव के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था कि हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाएंगे। जस्टिस रंजना देसाई के अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी हमने गठित कर दी है और हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार की उनकी कार्य व्यवहार है, किस प्रकार की कार्य संस्कृति है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर, हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था। चुनाव के बाद पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली शपथ ग्रहण के बाद हमने उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला ले लिया था
कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने वो कमेटी बना दी है और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार चुनाव के दरमियान ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिद बाहर लाना चाहती है, जबकि सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 के पूर्व में समान नागरिकता कानून लाने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद कमेटी का निर्धारण करने के लिए जनता को आश्वस्त किया था। लेकिन 3 महीने से अधिक का वक्त गुजर जाने के बाद कमेटी का निर्धारण कर लिया गया है, जो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार इस मामले को केवल खानापूर्ति के तहत आगे ले जाना चाहती है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड की ज़रूरत करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार को बड़ी तेज़ी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करना चाहिए और जिस कमेटी का निर्धारण राज्य सरकार ने किया है उस कमेटी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देनी चाहिए। यूकेडी भी ये चाहती है कि पूरे देश में एक जैसा संविधान हो, एक जैसा विधान हो, एक जैसा कानून हो और उसका सभी नागरिक समान रूप से पालन करें, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इसका उपयोग राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर वाकई सरकार की नीयत साफ है और सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो ये एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसका कड़ाई से पालन भी होना चाहिए। तो उत्तराखंड चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है और आलम यह है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक 11 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। जहां एक और चारधाम की यात्रा जोरों शोरों पर चल रही है, तो वहीं चारधाम में यात्रियों की मौतों का सिलसिला भी तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि अभी तक 91 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। जो पैदल मार्ग है उस पे जो हमारे यात्री आ रहे हैं, जिनको पहले से बीमारी किसी न किसी रूप में है, उनका वहाँ जाना हम लोग बार बार कह रहे हैं कि यदि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है तो यात्रा पे आने से वो बचें। लेकिन उसके बावजूद वो आ रहे हैं, तो हमने उनसे अंडरटेकिंग लेना शुरू किया है और उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, अंडरटेकिंग भी दे रहे हैं और कह रहे हैं साहब हमें तो जाना है। लेकिन हम फिर कोशिश करें, मैंने आज कहा है अपने कमिश्नर को, हम जो अंडरटेकिंग ले रहे हैं, जो उनका मेडिकल जांच कर रहे हैं, क्यों ना ऊपर के बाद हम अपने नीचे ऋषिकेश में करें, ताकि उनको हम यहीं पे रोक सकें और फिर वो अपना जो यात्रा जो सही लोग हैं। और ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसके 2-3 मुख्य एक विषय है जिसके कारण ये हो रहा है। एक तो ये संभावना है कि व्यक्ति जो है कोविड के चलते पहले प्रभावित हो, क्योंकि हम लोगों के पास जो भी डेटा एनालाइज स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया है उसमें से 62% लोग वो है कि जिनको कोमॉर्बिडिटी हुई है या फिर कोरोना का पहले उनका कुछ ये रहा हुआ है। तो एक संभावना वो एक बनी रहती है और उसको प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति वो प्रिकॉशन लेते हुए आगे चले जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लोग बिना एक्लिमेटाइजेशन के इतनी एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं। पहले चूँकि पड़ावों के हिसाब से जाते थे, यात्रा 9 या 10 दिन में कवर की जाती थी, तो उस समय में इतनी समस्याएं नहीं आती थी, क्योंकि काफ़ी सारे जो भी गवर्नमेंट के भी आज की डेट में भी देखते हैं, गवर्नमेंट की बसेस अपनी रूट से जाती है और जो उनको दिया गया रूट है उसी पर चलती है। तो सब जगह पर वो अलग अलग चट्टियों पर रुकते हैं, अलग अलग पड़ावों पर रुकते हैं, आगे जाते हैं, तो एक यात्रियों का एक्लिमेटाइजेशन हो जाता है। जो प्राइवेट वाहन लेके आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग धाम तक पहुँचे। तो ऐसी स्थिति बन रही है कि व्यक्ति दिल्ली में जो है 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में है, जो उसने कल यात्रा प्रारंभ करते हुए देखा है, और शाम को पहुँच रहा है वहाँ पर जो 4 या 5 डिग्री का जो है टेम्परेचर हो रहा है। एडवर्स वेदर भी जो है इस दौरान रहा हुआ है, तो उसके चलते ये भी ज़रूर है कि आप लोग जब प्राइवेट वाहनों से भी यात्रा करें, रुक रुक के पड़ावों पर जाए और हर जगह पर अपना स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं देखते हुए चले जाए। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, एक तो स्क्रीनिंग की जा रही है
कि जो भी व्यक्ति यात्रा करना चाह रहे हैं उनको उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। जो स्वास्थ्य परीक्षण में पाया जाता है कि ये व्यक्ति ऊपर जाने के लिए योग्य नहीं है या उसका जाना जो है वो खतरे की बात हो सकता है, तो उनको उस तरीके से नोटिफाई किया जाता है, उनको सूचित किया जाता है कि वो वहाँ पर न जाए और उनको परसुएड किया जाता है। इसके साथ ही लगभग 7 जगह है जहाँ पर चारधाम यात्रा रूट पर जहाँ पर इस तरह की स्क्रीनिंग की जाती है और वहाँ से भी यात्रियों को कहा जाता है कि आप आगे। चारधाम यात्रा को संचालित करने में राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। कोई रोड मैप यात्रा को संचालित करने के लिए सरकार ने बनाया नहीं और जिसकी वजह से अव्यवस्थाओं का बोलबाला है और लोगों की अकाल मृत्यु। तो उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने केरल प्रवासी दौरे के दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की है। और आपको बता दें कि इस अवसर पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। और इस अवसर पर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के बीच केरल और उत्तराखंड राज्य में पर्यटन गतिविधियों और विकास योजनाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा वार्ता हुई है। वहीं राज्यपाल ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर रितु खंडूरी को शुभकामनाएं दी और सदन संचालन के अनुभव और उत्तराखंड विधानसभा की संसदीय कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। तो वहीं बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है। वहीं शौचालय को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सरकार द्वारा बड़े स्तर पर हर घर शौचालय अभियान भी चलाया जा रहा है जिससे लोग खुले में शौच न करें। लेकिन उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला मैंगलोर इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और मैंगलोर कस्बे के बाजार में आसपास क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने मैंगलोर आते हैं। नगर बाजार में कोई भी सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में खरीदारी करने आई महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर पालिका में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट आने के बाद भी शौचालय पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही है, देखो जेंट्स के लिए तो यहाँ पर पीछे का अपनी सब्जी मंडी में है ही, लेकिन मेरे पास भी जो कस्टमर आते हैं और कभी उनको सोच जाना पड़े अपना बाथरूम करने के लिए, तो यहाँ पर महिला शौचालय एक भी नहीं है। तो फिर मुझे अपना दुकान के ऊपर खोलकर उन्हें तब ऊपर उसके यूज़ करने के लिए भेजना पड़ता है। तो बस सरकार से यही अनुरोध है कि यहाँ पर एक लेडीज़ शौचालय की व्यवस्था करी जाए जिससे आम जनता को थोड़ा तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। यहाँ एक लाइब्रेरी है बहुत पुरानी, वहाँ पे एक शौचालय बना हुआ है, वो भी सिर्फ जो है ना जेंट्स के लिए है। गांव देहात से यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में बहुत लोग आते हैं सामान ख़रीदने के लिए, अपने कारोबार के लिए, और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें इस चीज़ के लिए। अच्छा, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, महिलाएं ढूंढती फिरती हैं। एक सर्राफा बाज़ार में हमारे यहाँ धर्मशाला है, कभी कभी जिसको ज़्यादा परेशानी होती है वो धर्मशाला का भी इस्तेमाल कर लेती है। तो हमारी सरकार है, उत्तराखंड सरकार, ये जो है हमारे राज्य में कस्बों में बहुत पैसा लग रहा है, सड़कों पे शौचालयों पे भी बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मगर यहाँ पे कोई इस तरह की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बात मेरी सरकार तक जाए और यहाँ पे एक शौचालय का अच्छा प्रबंध करें ताकि गांव देहात से आने वाले लोगों। शौचालय की बात है तो हमने जो व्यक्तिगत शौचालय होते हैं वो 161 शौचालय यहाँ बनवाए हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। और कम्युनिटी टॉयलेट या आपका जो पब्लिक टॉयलेट है उसकी जगह चिन्हित की जा रही है। यहाँ जगह नहीं है, जैसा कि प्रस्ताव दिया था हमारे सफाई निरीक्षक में, क्योंकि जगह नहीं होने के कारण यहाँ बायो रजिस्टर हम लगा सकते हैं। बायो रजिस्टर के लिए भी कोई उपयुक्त जो स्थान जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसको उपयोग कर सके, ऐसा चिन्हीकरण किया जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।